वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स में सिस्टमेटिक अप्रोचेस। ठीक है, तो सिस्टमेटिक अप्रोचेस को हम फॉलो करके अपने क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो इन एवरी फील्ड देयर आर सर्टेन एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। तो हर एक फील्ड में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही बात नहीं करेंगे, बाकी अलग हर किसी फील्ड में हमारे पास कुछ एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम एसओपी बोलते हैं। ठीक है, उन एसओपीज़ को फॉलो करके हम अपनी सिस्टमेटिक अप्रोचेस के थ्रू क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। और कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ए सिंगल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस विल नॉट बी एडुकेट टू कवर ऑल सिचुएशंस। तो एक सिंगल अप्रोच जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में होती है वो सफिशेंट नहीं होती है कि सारी सिचुएशंस को वो कवर कर पाए। तो इसके लिए हमें मल्टीपल अप्रोचेस की ज़रूरत होती है जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है, Therefore, either one or a combination of the methods is followed to software development and maintenance. तो इसी वजह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने प्रोडक्ट्स की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, लाइक मेंटेनेंस में हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है और क्वालिटी होती है सॉफ्टवेयर की, उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ मेथड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइक हम मेंटेनेंस करते हैं सॉफ्टवेयर्स का, तो इसके थ्रू हमारी क्वालिटी इंक्रीज़ होती रहती है मेंटेनेंस करने से, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहती है। अगर हमने मेंटेनेंस नहीं किया, जस्ट लाइक अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो हम अपनी डे टू डे लाइफ से इसको देख सकते हैं। डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि हमारे जब भी हम देखें तो लाइक बाइक है हमारे पास, ठीक है, सभी के पास बाइक होगी, तो उसमें क्या होता है सर्विस करवानी पड़ती है हमें। ठीक है, तो सर्विस करवाने से हमारा मेंटेनेंस होता है उसका, और उससे हमारी बाइक की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से अगर हम और बात करें तो देखें तो इसका डेली लाइफ में अगर एक और एग्जांपल देखें तो हमारे घर, ठीक है, सभी लोगों के घरों में पेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम पेंट करवाते हैं अपने घरों में, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है हमारे घर की लाइफ बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे मेंटेनेंस, हमारे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इसमें आता है फिर इसका चेंज कंट्रोल। The flexibility of software is a great strength and also a great source of difficulty in software engineering. तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, वो क्या होती है, वो ग्रेट स्ट्रेंथ, अच्छी एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे सॉफ्टवेयर में तो हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस में। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होती है इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द रिक्वायरमेंट्स टू चेंज में अकर ड्यू टू प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, चेंजेस इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर की वो क्या होती है, चेंज होती जाती हैं। ठीक है, तो चेंज होने से क्या होता है, लाइक हमारे ये क्यों चेंज होती हैं, क्योंकि हमने अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, ठीक है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया अपनी प्रॉब्लम को लेकर और हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं की है, तो वो क्या होगा, उसमें हमें सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं बन पाएगा और हमें चेंजेस करने पड़ जाएंगे जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तब। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे चेंजेस को करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कि वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे जिससे कि हम चेंजेस कर पाएँ बाद में। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हों या कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हों जिनके बेसिस पर हम ये चेंजेस करें। नोटेशंस एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू ट्रेस एंड एसेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज चेंजेस। तो जो नोटेशंस होती हैं, ठीक है, और जो प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं एक एबिलिटी जिससे हम उसमें एक्सेस कर पाते हैं जो भी इम्पोज चेंजेस होते हैं उनको। ठीक है, उनके चेंजेस करने से हमें क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे सॉफ्टवेयर पर वो हम समझ पाते हैं। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट नोटेशंस एंड टेक्निक्स मेक्स कंट्रोल चेंजेस पॉसिबल विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोडक्ट। तो जो भी हमारे नोटेशंस होती हैं, ठीक है, अगर हमने उनको अप्रोप्रिएटली यूज़ किया और टेक्निक्स को यूज़ किया तो हमारे जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, वो कंट्रोल्ड होंगे एक तरह से, और इससे हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कभी भी हैम्पर नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है हमारे सॉफ्टवेयर की या वर्क प्रोडक्ट की वो वैसी रहेगी जैसी हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। ठीक है, प्लानिंग
फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मस्ट इंक्लूड प्लान्स फॉर चेंज कंट्रोल। तो प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, तो हमें कुछ ऐसे भी चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए जो हम फ्यूचर में कभी भी हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन एनवायरनमेंट, मतलब 3 नहीं 4 होते हैं, द प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों पर ही ये बेस्ड होते हैं जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, इसके फैक्टर्स ये सारे होते हैं, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द फैसिलिटीज़ फॉर डेटा डेफिनीशन एंड डेटा यूसेज आर इम्प्रूव। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, हमारी डेटा डेफिनेशन की फैसिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और एनहेंस हो जाती है, इससे डेटा यूसेज भी इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। द मशीन एनवायरनमेंट includes a set of hardware and software facilities available for developing, using and maintaining a software product. Its stability and availability has a strong influence on productivity and quality. तो जो हमारी मशीन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, लाइक मशीन का एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल होती हैं जो हम डेवलपिंग टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेंस होती है वो बढ़ जाती है और उसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है इससे, और उसका क्या होता है, पूरा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पर, ठीक है। फिर मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड यूज़ ऑफ सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक्स, एप्रोप्रिएट नोटेशंस, स्ट्रक्चर्ड कोडिंग, systematic techniques for examining design documents and source code and systematic testing, ठीक है। तो जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास सिस्टमेटिक एनालिसिस होती है जिसको हम यूज़ करके डिज़ाइन टेक्निक्स को भी उसमें यूज़ करते हैं और उससे हमारा सॉफ्टवेयर एक बेटर वे में डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है जिनकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। तो एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मस्ट पोजेसेस बेसिक लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। तो हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो भी हमने डिज़ाइन किया है या बनाया है वो एक बेसिक लेवल तक, स्टार्टिंग तक रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम रिलायबिलिटी इज़ गेन ओनली विद ग्रेट केयर इन एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो लाइक हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, ठीक है, तो बेसिक लेवल की रिलायबिलिटी तो उसमें रहेगी इनबिल्ट, बट एक्सट्रीम रिलायबिलिटी कब आती है, जब हम उसका सॉफ्टवेयर का प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। लाइक टेस्टिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग में हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर डिज़ाइन बना है या नहीं बना है, और उसमें हमने मेंटेनेंस भी किया है बाद में सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या होता है, एक्सट्रीम रिलायबल हो जाता है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा या डिग्रेड नहीं होगा कभी भी उसकी क्वालिटी में। बट एक्सट्रीम रिलायबिलिटी रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी। तो जब एक्सट्रीम हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसको एक्सट्रीम रिलायबिलिटी पर नहीं ले जाना चाहिए कभी भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ डिफ़िकल्ट इशू दैट इट फेल्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। तो जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट इशू हो जाता है, जो हम फेल हो जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में कि प्रॉब्लम का एक्चुअल नेचर क्या है और क्या हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। द कस्टमर मे नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डोंट अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ एप्लीकेशन। तो जो कस्टमर होता है उसको नहीं पता होता कि वो प्रॉब्लम किस टाइप की है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। बट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको पता होता है एक्चुअल में कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसको हमें ओवरकम करना है। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये नहीं पता होगा जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो कैसा हो सकता है, ठीक है। लाइक एरिया ऑफ एप्लीकेशन में लाइक कोई भी हमने मशीन बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो किस लोकेशन पे हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, ओके। केयरफुल प्लानिंग, कस्टमर इंटरव्यूज़, टास्क ऑपरेशंस, ऑब्जर्वेशंस, प्रोटोटाइपिंग, यूजर्स मैनुअल एंड प्रिसाइज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कैन इंक्रीज द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ कस्टमर एंड ए डेवलपर। तो अगर हमें सॉफ्टवेयर की अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, बार बार टास्क को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या क्या टास्क हम परफॉर्म करवा रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है उसका, ठीक है, और यूज़र मैनुअल भी है हमारे पास, तो हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है
कस्टमर और डेवलपर की वो इंक्रीज़ हो जाती है इसी वजह से, ठीक है। अब अवेलेबल टाइम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर सेंसिटिव टू टोटल एफर्ट एंड ऑल्सो टू इलैप्स टाइम एंड द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किस वजह से कि जितने भी टोटल एफर्ट उसमें दिए गए हैं, ठीक है, और जो भी टाइम उसमें दिया गया है, इलैप्स टाइम है, और जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं उसकी वजह से। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 6 प्रोग्रामर्स फॉर 1 मंथ इट इज़ इफेक्टिव टू यूज़ ओनली 1 प्रोग्रामर फॉर 6 months. This is because the learning curve, coordination and communication occupy a large percentage of elapsed time. तो अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम 6 प्रोग्रामर्स को एक टाइम पर यूज़ करने के साथ में हमें 6 प्रोग्रामर्स चाहिए 1 मंथ में, ठीक है, तो वो हमारा इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। इफेक्टिव तरीका क्या होगा कि हम एक ही प्रोग्रामर को लें और उसको 6 महीने तक यूज़ करें, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो लर्निंग कर्व है वो कम हो जाएगा और जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो 6 लोग होंगे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एक प्रॉब्लम को लेकर, तो वो सब चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी एक ही पर्सन अगर डेवलप करेगा तो वो प्रॉब्लम पर अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दे पाएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। स्टाफिंग लेवल्स एंड इलैप्स टाइम्स for a software development plays an important and difficult role in cost and resource estimation. तो जो स्टाफिंग लेवल होता है, ठीक है, स्टाफिंग है और जो लैप्स टाइम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट रोल प्ले करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और रिसोर्स एस्टिमेशन करने में, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको रिमूव करना चाहिए। फिर रिक्वायर्ड स्किल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्स मैनी स्किल्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, लाइक फॉर प्रोग्रामर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनके पास में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। नीडेड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर, क्यों? क्योंकि अगर उन पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फैच नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग यूज़र नीड्स एंड कॉन्स्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी यूज़र की नीड्स को और कॉन्स्टेंट्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। फिर आता है नॉलेज अबाउट एप्लीकेशन एरिया। तो प्रोग्रामर्स को नॉलेज होनी चाहिए क्या एप्लीकेशन एरिया होने वाला है किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी प्रॉब्लम का। उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होने चाहिए जिससे कि वो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन और डिज़ाइन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। कंसंट्रेटेड अटेंशन, उनका अटेंशन भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए ताकि वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो ये सब रिक्वायर्ड स्किल्स आते हैं। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू पब्लिशिंग अ बुक। तो सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट होता है एक तरह से बुक को पब्लिश करने जैसा ही होता है, जिसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, कोई भी एरर्स नहीं होते हैं, कोई भी पंक्चुएशन एरर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्टिव स्किल्स होता है ताकि हम सॉफ्टवेयर को डिबग कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, कोई भी एरर उसमें छोड़े ना। कंसिडरेशन ऑफ ईच एंड एवरी सिचुएशन, तो हमें हर एक सिचुएशन को कंसिडर करना चाहिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, ठीक है, ताकि टेस्ट की हम प्लानिंग कर पाएँ। और डिस्ट्रक्टिव स्किल्स, ताकि हम जो स्ट्रेस टेस्टिंग है सॉफ्टवेयर की वो हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएँ, ओके। फिर गुड राइटिंग स्किल्स, हमारे पास स्किल्स भी राइटिंग स्किल्स होने चाहिए अच्छे से, जिसमें हम उसको प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। और सोशल स्किल्स भी वो होने चाहिए, ठीक है। तो इंटरेक्ट विद मैनेजर्स, मैनेजर से हमें इंटरेक्ट करना है, कस्टमर से, इंजीनियर से, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ जस्ट लाइक अ पब्लिशिंग अ बुक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।